होस्ट एंड दोस्त स्वागत करता हूं आप तमाम व्यूअर्स का, तमाम ऑडियंस का, तमाम सुनने वालों का, जिन्होंने हम लोगों को बोलने का जो रोज हौसला देते हैं, वजह देते हैं, कारण देते हैं। आइए दोस्तों, जुड़िए धीरे धीरे, क्योंकि ये बी लाइव का जो वर्जन है हमें बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है कि कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जो जुड़ता रहे वो अगर कमेंट जल्दी करेंगे तो हम कनेक्ट हो पाएंगे, आपसे बातचीत शुरू कर पाएंगे। और आज की शख्सियत जिनको मैं सैल्यूट इसलिए भी करता हूं कि उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, वो तमाम चुनौतियों के बावजूद वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। सुदीप्ति मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सुदीप्ति मैम, हाउ आर यू? यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब मैम, आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोज। बहुत बेटर काम कर रहे हैं आप लोग, पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्वेता पासी जी, वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट लर्नर आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। श्वेता पासी मैम, स्वागत है आपका। अनु पुनिया जी, और जो मैं एक चीज देख पा रहा हूं, अगर आप नोटिस कर रहे हो प्राची मैम, आप देखिए आज वीमेन एम्पावरमेंट पे बात होने वाली है। तो महिला शक्ति हमारे साथ, हमारी कितनी बहनें, कितनी बेटियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं तमाम आप लोगों का, अनु मैम, सुदीप्ति मैम, श्वेता मैम, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विनीत मेहता सर, जो अपने आप में मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत बेहतरीन स्पीकर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जॉली जेपीएस सर, जिनका हम पर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है, वो हमसे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विक्रम सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। देवेंद्र सिंह राठौर साहब, आई मस्ट टेल यू वन थिंग सर, आपके होने से हमें रोज मोटिवेशन मिलता है। हम जानते हैं कि कौन लोग, पलक माहेश्वरी जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। गोपाल सिंह सर, वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल सर, बेगूसराय से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्क्रीन पर आ चुकी है आज की शख्सियत। और मुझे शिकायत सुनी भाई से भी है कि भाई परिचय तो देने देते, बड़ी शख्सियत को हम लाइव करने वाले। चलिए प्राची मैम, आप किसी परिचय की मोहताज में स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत शानदार हूँ मैम, आप कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, और आज तो मेरा दिन और शानदार हो गया, आपके दर्शन हो गए मुझे, एंड इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, तो आज का दिन तो और शानदार, बेहतरीन। देख रहे हो शख्सियतों का बड़प्पन, वो अपना बड़प्पन भी वजह से, क्या बात है। अच्छा जी सर, मेरी आवाज शायद हो रही है, मेरी आवाज क्लियर है क्या मैम? सर बीच बीच में आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। मुझे भी ऐसा ही डाउट है सर, आप देख सकते हैं। चलिए, मैं अंकुर जोशी, सर जय हो। प्राची मैम बता दूं, यकीन जानिए तो हमेशा बोलने वाला, सुनने वाले। आवाज आ रही है कि मेरी? आवाज, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपकी आवाज बीच बीच में। सुन पा रहा हूँ इस आवाज को, क्या हुआ है? ये आपको देख के लड़का जा रहा है, हो क्या रहा है समझ नहीं पा रहा। अमर सर की अमर वाणी हमेशा अकाट्य है। सर आप म्यूट पे चले गए हैं, आप म्यूट हो गए हैं। क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं मैम। हाँ अब क्लियर है। जॉली जेपीएस सर, वॉइस इज ब्रेकिंग। यस सर, अभी क्लियर है सर। सुदीप्ति रस्तोगी मैम, आपकी आवाज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इको करने का। अब बताइए। हाँ सर, थोड़ी क्लियर है। प्रकाश पांडे जी को हो रहा है अभी को। संजीव सर, आप मुझे फोन लगाकर समझा सकते हैं हो रहा है? चलिए तब तक मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से आप यकीन जाने थोड़े हो जाए। हनुमानगढ़ की बेटी आज में इस मुकाम पर पहुंची है, पूरी जीवन यात्रा से शुरुआत कहाँ से हुई? सर आपकी आवाज अभी भी मुझे क्लियर नहीं आ रही है, मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या। आप अपना इंट्रो दीजिए मैम। जी संजीव सर। तो जो भी लोग ऑनलाइन हैं, जो भी हमारे साथ आज शामिल हुए हैं, उनको सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार, और मेरी तरफ से बहुत आभार कि आप लोगों ने समय निकाला इस इंटरव्यू को देखने के लिए। इंटरव्यू नहीं है, ये जीवन की कुछ साधारण बातें हैं, मेरे जीवन की कुछ घटनाएं हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज। और मेरा बहुत सौभाग्य है कि अमर सर के साथ आज मुझे बात करने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अमर सर ने एक इंट्रोडक्शन मांगा है, इंट्रोडक्शन के लिए कहा है। मेरा नाम प्राची है, लेकिन आप मुझे तमाम
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्राची शिखा के नाम से आप देखते हैं। आज ये कंफ्यूजन मैं बहुत सारे लोगों का दूर करना चाहती हूँ कि प्राची और शिखा दो नाम किस लिए। मेरा शादी से पहले का नाम है शिखा और शादी के बाद का नाम है प्राची, क्योंकि कुछ कारणों की वजह से हमने नाम चेंज किया और क्योंकि मैं अपना पहला नाम हमेशा जो नाम मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है वो मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को प्राची शिखा के नाम से अच्छा लगता है मुझे लोग जाने इस नाम से। मेरी स्कूलिंग हनुमानगढ़ से हुई है एंड मैं आज बहुत खुश हूँ कि जिस जगह से मैं पली बड़ी हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मैंने अपनी स्कूलिंग की, जिस मिट्टी में खेलकर मैं बड़ी हुई हूँ, आज वहाँ के कॉलेज ने मुझे याद किया, मुझे ऑनलाइन आने का, अपने साथ जुड़ने का मौका दिया। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है। मेरी स्कूलिंग हनुमानगढ़ से हुई है, मेरी कॉलेज ग्रेजुएशन तक मैं हनुमानगढ़ में रही हूँ और उसके बाद मैं जयपुर में अपना एमबीए किया, मैंने एमबीए मार्केटिंग में। और लोगों की तरह मैंने भी मेडिकल की पीएमटी की तैयारी की, कोटा गई लेकिन नहीं हुआ, तो मैंने एमबीए में एडमिशन लिया। जयपुर से मैंने अपना एमबीए किया इन 2004 एंड उसके बाद 2006 में आई गॉट मैरिड एंड आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम माय जॉब एंड 2007 से फिर मैंने अपनी जॉब वापस से शुरू की है और आज 2020 के पायदान पे हम खड़े हैं। तब से लगातार मैं नौकरी में हूँ और जॉब करते करते मैंने बहुत सारे अपने और एस्पेक्ट एक्सप्लोर किए, अपने आप को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश की, अपने पसंद नापसंद के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की और जहां तक मुझे लगता है मेरे एक्सपेरिमेंट काफी सफल हुए हैं जो मैंने अपने साथ किए, अपनी लाइफ के साथ किए और काफी कुछ मैं एक्सप्लोर कर पाई हूँ अपने बारे में। तो आज मैं जहाँ पे हूँ मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करती हूँ। क्या बात है प्राची मैम, और हम भी अपने आप को बड़ा खुशनसीब महसूस कर रहे हैं कि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, हमें तमाम लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है। मेरी आवाज शायद बहुत बेहतरीन लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आवाज फिर से ही गई है। क्या बात है। सुगंध सर मुझे बता रहे हैं स्पीकर वॉल्यूम दैट इज इको। ओके सर, मैं लेट मी ट्राई। हाँ मैं देख ले। अभी भी है क्या? चलिए, ये तो आवाज गुंजायमान रहे। चलिए आपसे, आपको ज्यादा सुनेंगे, अच्छा मौका भी है। राजी में मुझे ये बताइए, मैं तो बड़ा ताज्जुब में हूँ जब मैं इंट्रोडक्शन पढ़ रहा हूँ, हालांकि मैं जानता भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी है आप, और पोएट भी हैं आप, राइटर भी हैं आप, कम्युनिकेशन कोच भी हैं आप, तो मतलब इतनी सारी जिम्मेदारियां। अमर जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अपनी लाइफ के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती हुई आ रही हूँ बहुत सालों से। जब तक पढ़ाई की तब तक सिर्फ पढ़ाई में थे, उसके अलावा कुछ सोचा नहीं, कुछ किया नहीं, सिर्फ पढ़ाई वाला माइंडसेट था। तो जब पढ़ाई पूरी हुई उसके बाद से बस अपने साथ एक्सपेरिमेंट करते गए, चीजों को एक्सप्लोर करते गए, बाहर निकले छोटे शहर से और लोगों से मिले, परिस्थितियों, अलग अलग परिस्थितियों को के गो थ्रू होकर निकले। तो जैसे जैसे जानकारी बढ़ती गई अपने बारे में, लोगों के बारे में, दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ऑलरेडी अंदर थी, लेकिन सिर्फ उनको नरिश करने का, सिर्फ उनको पहचानने का टाइम नहीं था। तो वो समय दिया अपने आप को और धीरे 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 करके ये चीजें डेवलप होती गई और आज जो कुछ भी है ये सिर्फ मुझे लगता है कि जो बड़ों का प्यार मिला, साथ मिला लोगों का, आप जैसे अच्छे लोगों की गाइडेंस मुझे मिलती गई, तो आज मैं जो कुछ भी हूँ इन सब प्यार, स्नेह और ब्लेसिंग्स का परिणाम आपके सामने हूँ। हाँ बात है। प्राची मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक हनुमानगढ़ की लड़की आज से 20 साल पहले एमबीए मार्केटिंग जैसे कोर्स, मतलब एक तो एमबीए मार्केटिंग और दैट टू बीइंग अ गर्ल, एक लड़की होते हुए, ये कहाँ से, मतलब ये हिम्मत कहाँ से? अमर सर, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो आप जानते हैं हनुमानगढ़ आज शायद काफी चेंज हो चुका है, वहाँ का माहौल, वहाँ की सोच, वहाँ का परिवेश काफी चेंज हो चुका है।
लेकिन जब हम हनुमानगढ़ में थे 1996 में मैंने 10th किया, 1998 में मैंने अपना 12th किया। एंड उसके बाद हर आम परिवार की तरह, एक मिडिल क्लास परिवार की तरह, मेरे परिवार का भी ये सपना था कि बेटी डॉक्टर बनेगी, बेटा इंजीनियर बनेगा। तो उसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने अब मेडिकल की तैयारी भी की, लेकिन मेरा पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। पूरी जान डालने के बाद भी मैं पीएमटी में सिलेक्ट नहीं हुई। तो फिर बड़ा यक्ष प्रश्न था सामने कि क्या किया जाए। तो ग्रेजुएशन किया 3 साल हनुमानगढ़ से। अमर सर, यहाँ मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि कभी कभी हम लोगों को लाइफ में ये नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है अगर आपको ये नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिर्फ ये जान लीजिए कि आपको क्या नहीं करना है। अगर आपको ये चीज पता लग जाती है कि आपको क्या नहीं करना है तो काफी सारी चीजें फिल्टर हो जाती हैं। तो मेरे दिमाग में ये चीज बहुत क्लियर थी। जैसा कि सब बड़े लोगों ने बोला, जैसा कि हमारे परिवार में एक ट्रेंड था कि अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं तो बीएड करके टीचर बन जाइए, क्योंकि ये उस टाइम का एक बहुत बड़ा ट्रेंड था कि टीचिंग की जॉब लड़कियों के लिए बहुत सेफ है, बहुत सुरक्षित है और आने वाली लाइफ को काफी हद तक सेटल कर देती है। तो ये चीज लेकिन मेरे दिमाग में बहुत क्लियर थी कि मुझे टीचर नहीं बनना है, मुझे बीएड नहीं करनी है। तो इस थॉट के साथ मैं जब आगे बढ़ी तो फिर मुझे लगा अब क्या करना है। तो नया नया एमबीए उस टाइम बड़ा ट्रेंड में आया था और मुझे कहीं ना कहीं डॉक्टर नहीं बन पाने के सपने को पूरा पूरा नहीं कर पाई मैं। तो मुझे था कि मैं प्राइवेट जॉब में जाऊंगी, मैं टीचिंग नहीं करूंगी, मैं सरकारी नौकरी में नहीं जाऊंगी, मैं प्राइवेट जॉब में जाऊंगी। और उस टाइम पे आप सोचिए, आज से 18, 19, 20 साल पहले की मैं बात करती हूँ। उस टाइम ये सोचना और इस चीज के लिए अपने परिवार को कन्विंस करना कि मुझे एमबीए करना है, मुझे प्राइवेट जॉब करनी है, जबकि प्राइवेट जॉब को बिल्कुल भी सेफ, सिक्योर और लाइफ में सेटल होने का एक ऑप्शन नहीं माना जाता था। तो लेकिन वही था कि कुछ अलग हटके करने की आदत हमेशा से है। तो इसलिए एमबीए, क्योंकि मुझे लग रहा था एमबीए करके मैं एक अपना नया रास्ता चुन पाऊंगी, तो मैं इसलिए एमबीए में घुसी, शुरू किया अपना एमबीए। हनुमानगढ़ से निकली, जयपुर पहुंची 2002 में, और 2004 में अपना एमबीए मैंने कंप्लीट किया। मार्केटिंग की स्टोरी ये थी, मार्केटिंग का स्टोरी कुछ ये था कि फाइनेंस मुझे समझ नहीं आती थी। एचआर के लिए मुझे लग रहा था कि कुछ ऑप्शन है नहीं, तो बचा मार्केटिंग, तो मैंने मार्केटिंग ऑप्ट कर लिया था। तो ये मेरा एमबीए करने का यहाँ से सफर शुरू हुआ था। So, but I am very happy that I took a right decision, and rather I am happy with every decision that I took in my life. कुछ गलत हुए, कुछ सही हुए, लेकिन हर डिसीजन ने कुछ ना कुछ सिखाया और एक बेहतरीन इंसान बनने में मदद की। बिल्कुल सही कह ठीक है। मेरा अगला सवाल, कम्युनिकेशन कोच है, और जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने मुझे बताया कि एमबीए में आप गए तो इंग्लिश की वजह से आपने बोलना ही बंद कर दिया। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर। तो ये वजह से डर से आपने बोलना बंद कर दिया। एक साथी वो जिसने कम्युनिकेशन कोच 300 लोगों को ट्रेन करती है, ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ? सो सर, इसके पीछे अमर जी एक अगेन बहुत बड़ी स्टोरी है और बहुत बड़ा मोटिवेशनल फेज मैं इसको अपनी लाइफ का मानती हूँ। तो मैं हमेशा से हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ, मैंने अपनी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से किया, मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी हिंदी मीडियम से किया। जब मैं जयपुर पहुंची एमबीए करने, तो सबसे बड़ा जो शौक मुझे लगा वो शौक ये था कि सारी बड़ी बड़ी किताबें सब इंग्लिश में थी। और मेरे साथ के जितने भी लोग थे, कोई बॉम्बे से था, कोई दिल्ली से था, कोई हैदराबाद से था, एंड बड़े बड़े धुरंधर, कोई मिरांडा हाउस से है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, और इंग्लिश में सब एकदम धुरंधर थे। तो वहां से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होना शुरू हुआ, क्योंकि मैं इंग्लिश में बहुत कमजोर थी। मुझे इंग्लिश बोलने में बहुत डर लगता था। मैं उस सिचुएशन से बचती थी जहां पे मुझे इंग्लिश ना बोलनी पड़े, क्योंकि अमर जी, इसमें एक्चुअली हम लोग उस परिवेश से आए थे जहां पे अगर हम कॉलेज में, ग्रेजुएशन में, बीएससी में, स्कूल में किसी को थैंक यू और प्लीज भी बोल देते थे तो लोग हमारी हंसी उड़ाते थे कि ओहो, ये अंग्रेज आए हैं थैंक यू और प्लीज बोलने वाले।
तो ऐसा माहौल था हमारे कॉलेज का और स्कूल का। तो एमबीए में जब ये सब इंग्लिश से पाला पड़ा तो बहुत घबराहट हुई, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया। कॉलेज के कुछ खुराफाती हमारे साथी थे जो हंसी उड़ाने में भी पीछे नहीं हटते थे, तो उनकी वजह से और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हुआ। तो 6 महीने ऐसे ही चले गए, बहुत डिप्रेशन में, कॉलेज बंक करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आया कि ऐसे काम चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड इसका सबसे बड़ा मोटिवेशन अमर जी ये रहा, जब हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स हुए थे, 6 मंथ सेमेस्टर एग्जाम्स हुए थे, तो उसमें आई वॉज वन ऑफ द 6 स्टूडेंट्स। सर आप कुछ कह रहे हैं, मैं सर मैं कंटिन्यू रखूं? शायद अमर सर के लैपटॉप के साथ या मोबाइल के साथ कोई इशू है, तो मैं अपनी कहानियां जारी रखूंगी। हाँ सर। मैं अपनी बात जारी रखती हूँ। तो सबसे पहला इंस्पिरेशन मुझे वहां से मिला जब हमारे फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स हुए, और 30 स्टूडेंट्स के बैच में से सिर्फ 6 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सारे सब्जेक्ट्स में क्लियरली पास हुए थे, एंड बाकी 24 स्टूडेंट्स की किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक थी। और उन 6 स्टूडेंट्स में से मैं भी एक स्टूडेंट थी जिसके सारे एग्जाम्स क्लियर हुए। तो यहाँ से मुझे फर्स्ट इंस्पिरेशन मिला, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई लैंग्वेज स्किल्स, ऑन माई सोशल स्किल्स, एंड कोशिश की जिस हॉस्टल में रहते थे वहाँ के लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बनाया, इंग्लिश में बात करनी शुरू किया। एक चीज मुझे अपने बारे में, एक स्ट्रॉन्ग चीज बहुत अच्छी पता थी, मैं जानती थी कि मेरे फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, मेरी ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो इन दो चीजों ने, फर्स्ट मैं, मुझे अपने बारे में ये जानना कि मेरी ग्रामर बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ मैं बोलने से डर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने आसपास बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोगों को देखा और उन्होंने मुझे डिमोटिवेट किया। और दूसरा मैं ये जानती थी कि मेरे समझ में कोई कमी नहीं है क्योंकि मैं उन 6 स्टूडेंट्स में एक थी जिन्होंने सारे एग्जाम्स क्लियर किए थे। तो ये दो चीजों ने मुझे मोटिवेट करने का बहुत जबरदस्त काम किया, और उसके बाद मैं जुट गई। और अमर जी मैं आपको बताऊं, उस लेवल से जहाँ पे मैं इंग्लिश बोलते हुए लोगों को सुन के उस ग्रुप से दूर हट जाया करती थी डर के मारे कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए, आज मैं HCL टेक्नोलॉजीज में काम करती हूँ, और मेरे साथ जो मेरी टीम है उसमें अराउंड 300 इंजीनियर्स हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल पे मैं काम करती हूँ। एंड व्हेन आई से कम्युनिकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश कम्युनिकेशन। सो वहां से यहाँ तक का सफर मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी, मैं सक्सेस मानती हूँ, और मेरे लिए अपने लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि अगर आप कुछ करने की ठान लें तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आप कोई ना कोई मुकाम हासिल करेंगे, लेकिन आपको पहले ठानना पड़ेगा। एंड आप जो भी लोग देख रहे हैं वो विश्वास करिए कि जब आपकी लाइफ में कोई चेंज आने वाला होता है, आपको सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। वो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात जो करते हैं कि जो आप शिद्दत से चाहते हैं वो आपको फिर पूरा यूनिवर्स आपको वो देने की कोशिश करता है। और ये बात मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस की है। क्या बात है। हेलो। जी सर। जी आप अमर जी। मुझे सुन पा रहे हैं मैम? हाँ जी सर, बिल्कुल मैं आपको सुन क्या पा रही हूँ। बात है, जबरदस्त। प्राची मैम, प्राची मैम मुझे ये बताइए, क्या इस कामयाबी तक पहुंचना बिना फैमिली सपोर्ट के संभव है, और खास तौर से एक लड़की के लिए? अमर जी देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज जो प्रैक्टिकल बात है वो भी बताऊंगी, और जो इमोशनल कनेक्ट है उसके बारे में भी बात करूंगी। देखिए, जो लोग जिद्दी होते हैं, जो जी। लोग कुछ करने की ठानते हैं, वो कुछ भी हो वो कर लेंगे।
वो अच्छा। करेंगे जरूर। लेकिन फिर एक चीज और है, लेकिन कुछ भी करने में अगर आपको अपने परिवार का सपोर्ट मिलता है तो जी आपकी राहें बहुत आसान हो जाती हैं, जी। आपका सफर बहुत खूबसूरत हो जाता है। क्योंकि हम्म। देखिए, अगर आप जिद करके, जबरदस्ती करके, बगावत करके अगर आपने कुछ पा भी लिया लाइफ में, जी। तो आपके साथ खुश होने वाला कौन है? क्या अगर बात आपका कही है। परिवार आपके साथ खुश होने के लिए नहीं खड़ा है, तो फिर आपकी उन खुशियों का, उस सक्सेस का, उस जिद को पूरी करने का, किसी मुकाम पर पहुंचने का कोई मजा ही नहीं है। क्या बात कही है आपने, क्या बात तो है। मैं बिल्कुल इस बात से 100%, 1000% अग्री करती हूँ कि आपको अगर लाइफ में किसी भी मुकाम पर पहुंचना है तो आपको अपने परिवार के साथ ही पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप वहां अकेले नहीं पहुंच सकते। आपको अपने परिवार को लेके जाना पड़ेगा साथ में। क्या करेंगे क्या आपका बात। परिवार? अगर आप ऊपर से देखते हैं, आप अपने परिवार को नीचे देखते हैं, ऐसी मुकाम पे पहुंच के आप करेंगे क्या? तो इसलिए आपके परिवार का साथ बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं और अमर जी यहाँ पे ऐड करूंगी, ये जो एक कॉन्सेप्ट है बीइंग इंडिपेंडेंट का, जी बीइंग इंडिपेंडेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वो जी। कॉन्सेप्ट में मैं विश्वास नहीं रखती हूँ। हालांकि लोग विश्वास। बोलते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, लोगों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ। अमर जी, एक्चुअली इंडिपेंडेंट नाम का कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। क्या बात है। इंडिपेंडेंट का मतलब है आप पूरी तरह से किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। हम्म। ठीक है, ये मतलब है जी इंडिपेंडेंस का। जी जी जी। क्या जिंदगी में कभी भी ये संभव है कि आप किसी भी काम के लिए किसी के ऊपर आश्रित ना रहें? क्या ये संभव है? ये कतई असंभव है। आपको घर के काम करने तक के लिए तो काम वाली चाहिए। हम नौकरी पे जाते हैं, हमें सैलरी के लिए अपने बॉस को खुश रखना है, हमें अपना काम करना है। हमारी नौकरी, आप देखिए कितने सारे पॉलिटिकल इश्यूज पे, नेचुरल इश्यूज पे, जैसे भी हम कोरोना देख रहे हैं, कितनी सारी हमारी नौकरियां, कितनी सारी चीजें, कितने सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, आश्रित है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप इंडिपेंडेंट होके काम कर सकते हैं? हम कभी इंडिपेंडेंट होके काम नहीं कर सकते, हम कभी साइलो में काम नहीं कर सकते। हमें लोगों का साथ चाहिए, हमें परिवार का साथ चाहिए, हमें साथियों का साथ चाहिए, हमें गुरुओं का साथ चाहिए। इंडिपेंडेंट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप पूरी तरह से स्वतंत्र होकर कुछ नहीं कर सकते। आप कहीं ना कहीं, किसी ना किसी धागे से बंधे ही होंगे। जिस धागे से आप बंधे हैं, उस धागे को नर्चर करने की कोशिश करिए। बहुत सारे हमारे जो यूथ है, वो बीइंग इंडिपेंडेंट के नाम पे परिवार से निकल जाते हैं, परिवार के खिलाफ जाते हैं। मेरा ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है कि इंडिपेंडेंट बनने की बजाय इंटरडिपेंडेंट बनिए। एक दूसरे को समझिए। अगर कोई ऐसी चीज है जिसके लिए फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उनके खिलाफ मत जाइए, उनके साथ बैठिए, उनको समझाने की कोशिश करिए, उनको कन्विंस करने की कोशिश करिए। फिर देखिए वो कैसे नहीं समझते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हम लोगों को समझनी बहुत जरूरी हैं। अमर सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद अमर सर का कनेक्शन, नेटवर्क कुछ इशू है। सो मैं इस ओके, ओके, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर, इसलिए मुझे हाँ, लगा थोड़ा कि टेक्निकल इशू है मैम, आप बोलते रहिए। बिल्कुल 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 सर। तो मैं परिवार के बारे में, जब फैमिली के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं ये बोल रही थी कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो परिवार के खिलाफ मत जाइए, उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करिए और वो जरूर समझेंगे। जैसा कि मेरे साथ हुआ जब मैंने बाइकिंग स्टार्ट की स्पेशली। एंड बाइकिंग मेरी जिंदगी में मेरी शादी के 5-6 साल बाद आई। तो आप समझ सकते हैं कि एक मैरिड वुमेन के लिए एक कुछ ऐसी चीजों को ऑप्ट करना जो समाज में आम तौर पर नहीं करते हैं लोग, उसके लिए मुझे अपने परिवार को किस हद तक कन्विंस करना पड़ा होगा। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई सक्सीडेड, एंड मैंने अपने परिवार को समझाया। उन्होंने मेरी इच्छाओं का आदर किया, उन्हें समझा, और मेरे साथ खड़े हैं आज भी।
जहां पे भी मैं जाती हूँ, मेरी 2 साल की बेटी है, 2 साल की बेटी के साथ, परिवार के साथ, नौकरी के साथ, अपने बाइकिंग के पैशन को फॉलो करना, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि परिवार के साथ के बिना ये संभव होगा। आज मुझे कहीं पे भी जाना होता है, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, दे आर standing with me, standing by me as a strong pillar. They always support me कि तुम्हें जो करना है, जो तुमने ठाना है, वो करो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस जज्बा, ये मोटिवेशन, ये सपोर्ट जब आपको फैमिली से मिलता है, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है, बहुत खूबसूरत है। अमर से मेरी मेरी आवाज आपको आ रही है? हेलो मैम, आपके लिए सक्सेस क्या है? हेलो अमर सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप बोलते रहिए मैम, आप बोलते रहिए प्लीज। जी 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 सर। तो मैं आपके लिए कामयाबी क्या है? आपके लिए सक्सेस क्या है मैम? तो सर, जब हम सक्सेस होने की बात करते हैं, सक्सेस एक बहुत खूबसूरत मुकाम है। बहुत सक्सेस पाने का जो रास्ता है बहुत खूबसूरत है। लेकिन प्रॉब्लम वहां हो जाती है जब हम इस सक्सेस को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जब हम अपनी सक्सेस को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ की वहीं शुरू हो जाती है। देखिए, सक्सेस का कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं किया जा सकता। सक्सेस कोई कंपैरेटिव टर्म है ही नहीं। दिस इज एब्सोल्यूट टर्म। आपके लिए सक्सेस अलग है, मेरे लिए सक्सेस अलग है। हम दोनों या हम सब एक दूसरे की सफलता का आकलन कभी नहीं कर सकते। मेरे लिए सक्सेस है एमबीए की एक इंग्लिश बोलने से डरने वाले इंसान से लेके आज एचसीएल में एक कम्युनिकेशन कोच के तौर पे काम करना, ये मेरे लिए लाइफ की बहुत बड़ी सक्सेस है। मेरे लिए सक्सेस है जब मैं अपनी बेटी को हंसते हुए देखती हूँ। मेरे लिए सक्सेस है जब मैंने उसको पहली बार चलते हुए देखा। मेरे लिए सक्सेस है जब मैंने अपनी बाइक की पहली यात्रा की। मेरे लिए सक्सेस है जब मैं पहली बार किसी एनजीओ से कनेक्ट हुई। मेरे लिए सक्सेस है कि जब मैंने किसी डरी हुई लेडी को, किसी दबी हुई लेडी को जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी, सिर्फ अपने बातों से उसको सपोर्ट किया और आज वो एक मुकाम पे है। मेरे लिए सक्सेस की परिभाषाएं अलग हैं, आपके लिए सक्सेस की परिभाषाएं अलग हैं, और हर इंसान के लिए सफलता के मायने बिल्कुल अलग हैं। आप अपनी सक्सेस को कभी किसी के साथ कंपेयर मत करिए। जैसा कि मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जब हम 12th पास करके पीएमटी के एग्जाम्स दिए थे, तो सफल नहीं हो पाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और उस टाइम पे बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स थे, बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स थे, वो पीएमटी में क्लियर भी हुए, डॉक्टर भी बने, कॉलेजेस स्टार्ट किया उन्होंने। उस टाइम पे बहुत निराशा हुई थी कि अरे, वो तो उनकी तो लाइफ सेट हो गई, वो तो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम तो यहीं की यहीं रह गए, हम तो फेल हो गए। लेकिन यकीन मानिए, अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि उस टाइम पे जो ये थॉट्स थे वो बहुत ही अनप्रोडक्टिव थॉट्स थे, बहुत ही मीनिंगलेस थॉट्स थे। बट शायद हाँ, उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी इसलिए बुरा लगा था। लेकिन मैंने ये सीखा है लाइफ में, ये समझा है लाइफ से कि सफलता की कोई परिभाषा नहीं हो सकती, कोई परिभाषा नहीं हो सकती। आप ये नहीं बोल सकते कि अगर मैं ये काम कर लूं तो मैं ये सक्सेसफुल कहलाऊंगा, नहीं। अगर आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे तो आपकी इच्छाएं और बढ़ जाएंगी। सो सक्सेस होना मेरी समझ में ये है, छोटी छोटी चीजों को पाना, अपनी मेहनत को सफल होते हुए देखना ही सक्सेस है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम किसी भी चीज पे किसी भी चीज पे काम कर रहे हैं, किसी भी चीज पे मेहनत कर रहे हैं, तो उसको बीच में मत छोड़िए, उसको पूरा करिए। अगर आप उस काम को पूरी तरह से कर लेंगे, पूरी तन मन इच्छा शक्ति के साथ, आप सक्सेसफुल हैं।
और कभी भी अपनी सक्सेस की तुलना किसी से मत करिए। कभी ये मत सोचिए कि वो सक्सेसफुल हो गया, उसका पैकेज इतना हो गया, वो यहाँ पहुंच गया, मैं यहाँ रह गया, वो एंटरप्रेन्योर बन गया, मैं नौकरी कर रहा हूँ। कुछ नहीं है, ये सब चीजें बेमानी है, कुछ नहीं है। आपको पता ही नहीं है जिसको आप सक्सेसफुल मान रहे हैं वो किस दौर से गुजर रहा है, वो किस तरह की मेंटल परिस्थितियों से गुजर रहा है, आपको नहीं पता है। आप जहां हैं, अगर वहां खुश हैं, आप सक्सेसफुल हैं। सिंपल। कॉम्प्लिकेट मत करिए लाइफ को। लाइफ इज वेरी सिंपल, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। और उसी तरह से सफलता की परिभाषा भी बहुत सिंपल है। अगर आप खुश हैं, आप सफल हैं, बस। बड़े लोगों से मिलने में हमें तो छोड़ दीजिए, टेक्नोलॉजी को भी डर लगता है। अमर जी, मैं समझ नहीं पाई क्या बड़ी शख्सियतों से मिलने में ना घबरा। प्राची मैम, हमारे साथ जो मोहतरमाएं जुड़ी हुई हैं, वीमन पावर जुड़ी हुई है, बाइकर भी हैं। ये बाइकर वाला आईडी आपको कहा जाए? सर मैं समझ नहीं पाई, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? बाइकर, बाइकर कैसे बनी आप? बाइकर, एक लड़की बाइकर कैसे बनी? ओके, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको इस बात का जवाब दूंगी अमर जी। और जिन मैम ने सवाल पूछा है, सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज ये सवाल और बाइकिंग मेरे मन के बहुत करीब है। तो 2011-12 में हम लोग नोएडा में थे और कुछ लाइफ के अप्स एंड डाउन से हम गुजर रहे थे। जब आप बहुत देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब आप बहुत कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं, तो अगर कोई भी चीज आपको एक स्ट्रेंथ का अनुभव कराती है, पावरफुल होने का अनुभव कराती है, तो वो चीज आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो ड्यूरिंग दैट अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, आई सॉ सम लेडी, शी वाज राइडिंग द बाइक एंड आई जस्ट सॉ हर एंड वो मेरे दिमाग में एकदम से उसकी पिक्चर क्लिक हो गई कि बाइकिंग, उसको देख के एक अजीब सा जज्बा मेरे मन में भरा, एक अजीब सी शक्ति मेरे मन में भरी। तो मुझे लगा कि जब मैं देख के इतनी ज्यादा उत्साहित हूँ, इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो शायद ये वो चीज है जिसके लिए मुझे कोशिश करनी चाहिए। तो उस एक कमजोर फेज से निकलने के लिए, लाइफ के एक कमजोर फेज से निकलने के लिए बाइकिंग मुझे एक बहुत मजबूत जरिया लगा। कुछ भी इधर उधर की चीजों के जरिए अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की बजाय मुझे लगा कि मैं बाइकिंग ऑप्ट कर सकती हूँ और अपने आप को एक मजबूत इंसान की तरह स्थापित कर सकती हूँ। तो शुरू शुरू में, अब आप जानते हैं कि बाइक खरीदना अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज है जब आप जिंदगी भर एक्टिवा चलाते आ रहे हैं। और बाइकिंग के बारे में सोचना, खरीदना, घर वालों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स के साथ मैं जुड़ी दिल्ली में, और मेरा पहला ग्रुप था द बाइकरनी। और मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ी। इस ग्रुप के साथ मैं 2012 से एसोसिएटेड हूँ। और इस ग्रुप के साथ जुड़ना मेरी लाइफ का बहुत बेहतरीन तजुर्बा और बहुत बेहतरीन फैसला रहा है। इस ग्रुप के साथ मैंने राइडिंग शुरू की। शुरू में उधार मांग के बाइक अपने दोस्तों से चुपचाप चलाई, अपने आप को थोड़ा तैयार किया एंड फिर अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया। तो शुरू में लिटिल शॉक्ड, थोड़ा सा शॉक थे कि एकदम से कहाँ से चीज आई है बाइकिंग की, क्योंकि बहुत नई चीज थी। परिवार में कोई बहू ऐसी बात कर रही है, तो बहुत मुश्किल लगा मुझे, बहुत टाइम लगा मुझे वो कन्विंस करने में। बट धीरे धीरे 2012 से 2015 में मैंने अपनी बाइक परचेज की अपनी सेविंग से, और वो बाइक आज भी मेरे साथ है। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो यहीं से मेरा बाइकिंग का सफर शुरू हुआ था। एंड फिर जब मैं नोएडा से लखनऊ शिफ्ट हुई, यहाँ पे मैंने अपना एक लड़कियों का ग्रुप शुरू किया, द बाइकरनी लखनऊ चैप्टर के नाम से। और ये ग्रुप जब मैंने शुरू किया था, मी एंड वन ऑफ माय फ्रेंड, हम दो लोगों ने ये ग्रुप स्टार्ट किया था। एंड आज हमारे इस ग्रुप में 30 फीमेल बाइक राइडर्स हैं, जो सारी बहुत मजबूत लड़कियां हैं, बहुत मजबूत लेडीज हैं। कोई रॉयल एनफील्ड चला रही है, कोई निंजा चला रही है। तो और मेरा जो ये ग्रुप है द बाइकरनी लखनऊ का, इसमें 18-19 साल की उम्र से लेके 40 साल तक की लेडीज हैं, फीमेल्स हैं।
हर तबके की, अनमैरिड हैं, जॉब में हैं, हाउस वाइफ्स हैं, मदर्स हैं। सो इट्स रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड बाइकिंग के थ्रू ही हम लोगों ने कुछ एनजीओज के साथ टाई अप किया है जो रोड सेफ्टी के लिए काम करती हैं। तो बाइकिंग करना क्या सिर्फ बात। एक पैशन नहीं है, सिर्फ एक पैशन नहीं है। हम्म। ऑफ कोर्स इट स्टार्टेड विद समथिंग, इट बिकेम द पैशन, and now we have an objective, we have a goal in our minds that we want to spread a message of road safety. So अलग अलग एनजीओज के साथ हम लोग टाई अप करते हैं, और जितना भी हमारे बस में है, क्योंकि हम सब लोगों के परिवार भी हैं, हमें परिवार भी संभालने हैं, और परिवार के साथ साथ अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व को भी हमें लगता है हमें पूरा करना है। तो जितना भी समय हमें मिलता है हम एनजीओज के साथ काम करते हैं और रोड सेफ्टी के मैसेज को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। और मैं आई एम वेरी श्योर दैट दिस बाइकिंग विल बी विथ मी थ्रू आउट माई लाइफ। क्या बात है मैम, बोलना तो मैं बहुत सारी चीजें चाह रहा हूँ आपके लिए, पर मेरी आवाज में इशू है, तो मैं सीधे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। क्या जब एक सर, अब आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज आप तक आ पाए। अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो आप जो कमेंट पढ़ पा रहे हैं ना, वहां से आप क्वेश्चन ले लीजिएगा। सर, मेरे को एक्चुअली यहाँ कमेंट दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, तो मैं पूरी तरह से आपकी आवाज के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। ओके, चलिए तो मैं रिपीट करता हूँ दोबारा। मैम, जब कोई व्यक्ति, कोई लड़की, मैं तो व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जब कोई व्यक्ति बाइकर बनता है तो क्या वो केवल बाइक चलाना सीखता है या उसके अंदर और कुछ डेवलपमेंट भी होता है, कैरेक्टरिस्टिक कुछ गुण पैदा होते हैं, वो भी क्या साथ में होता है? बिल्कुल सही बात आप सर बोल रहे हैं। जब हम बाइक चलाना सीखते हैं तो सिर्फ हम बाइक चलाना नहीं सीखते हैं, हम लाइफ के बहुत सारे लेसन सीखते हैं। सबसे पहले आप जब बाइक चलाना सीखते हैं, कोई भी इंसान, लड़का लड़की कोई भी, सबसे पहले वो अपने डर पे काबू करना सीखता है, अपने डर को बस में करना सीखता है। क्योंकि जब हम रॉयल एनफील्ड की मैं बात करती हूँ, जो मैं चलाती हूँ, रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक मेरी बाइक है। इसका वेट अराउंड 190 केजी के करीब होता है, और जो हम एक एक्टिवा चलाते हैं उसका वेट अराउंड 70-75 केजी के करीब होता है। तो उस वेट से 200 किलो की बाइक पे शिफ्ट होना, और जब लोगों ने आपके दिमाग में डर भर रखा होता है, रॉयल एनफील्ड बहुत भारी होती है, लड़कियां नहीं चला सकती, इसको चलाते हुए अगर आप गिर गए तो फिर आपका पैर तो गया, और ये और वो। तो सबसे पहली चीज जब कोई इंसान बाइक चलाना सीखता है या कोई भी नया काम करना सीखता है, मैं सिर्फ बाइक की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी नया काम करना सीखता है, तो सबसे पहले वो अपने डर पे काबू पाता है, क्योंकि वो उसका पहला कदम होता है। दूसरी चीज सर, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन जो मैंने अपनी बाइकिंग ट्रिप्स के दौरान महसूस किया, टीम वर्क। जब आप किसी ट्रिप को प्लान करते हैं, टीम प्लेज अ वाइटल रोल। अगर आपके पास एक अच्छी टीम है तो आप जिंदगी में बहुत कामयाब हो सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। ये दूसरा लेसन जो मैं अपनी बाइकिंग से सीखती हूँ। तीसरा लेसन, लोग बोलते हैं कि दुनिया बहुत खराब है, दुनिया में बहुत खराब लोग हैं। हम सर अपनी आज तक जितनी भी ट्रिप्स पे गए हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमें इतने अच्छे लोग मिले हैं कि ये जो धारणा है कि दुनिया बहुत खराब है, लड़कियां नहीं चला सकती, अकेले नहीं जा सकती, ये धारणा कहीं ना कहीं धूमिल होती दिखाई देती है। बाइकिंग ने हमें इज्जत दिलाई है, बाइकिंग ने हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर करना सिखाया है। चौथी चीज सर, एक लेसन, जब हम बाइक चला रहे हैं, जब हम एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे जा रहे हैं, देखिए कुछ लोग हमारे पीछे चल रहे हैं, कुछ लोग हमारे साथ चल रहे हैं, और कुछ लोग हमारे आगे चल रहे हैं, कुछ लोग हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसको गहराई से देखें तो हमारी लाइफ चल रही है, कुछ लोग हमारे पीछे हैं, कुछ साथ हैं, कुछ कंपटीशन में हैं, कुछ आगे निकल गए हैं, लेकिन जब आप मंजिल पे पहुंचते हैं सर, आप अकेले होते हैं। ना आपके पीछे वाले साथ हैं, ना आपके आगे वाले साथ हैं, ना आपके साथ वाले साथ हैं। जब आप मंजिल पे पहुंचे हैं, आप अकेले पहुंचते हैं। तो ये लाइफ का बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल लेसन है जो मैंने अपनी बाइक राइड से सीखा है। तो बाइक राइड सिर्फ बाइक राइड सीखना नहीं है, ये आपको बहुत सारा जज्बा देती है, हिम्मत देती है, डर पे काबू पाने की साहस देती है, टीम वर्क सिखाती है, और लाइफ के
लाइफ बहुत टेम्परेरी है। सब लोगों से मिलते चलो, मोहब्बत से बात करते चलो, अच्छे संबंध बनाते चलो, लाइफ बस यही है। तो ये एक लेसन मैंने अपनी बाइकिंग से लाइफ के बारे में सीखा है। सुनने वालों से एक रिक्वेस्ट देखी जानी, अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट सेशन ये चल रहा है और टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग बन नहीं पा रही है। तो मैं चाह रहा हूँ हम 5 मिनट का ब्रेक लें, 5 मिनट का ब्रेक हम इसको हैं। और मैं सभी सुनने वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बने रहे। एक बार ये बात आप बोल, मेरी आवाज क्लियर नहीं हुई होगी। हम 5 मिनट में इस प्रोग्राम को रिस्टार्ट करेंगे एक बार आप ये बोल दीजिए, आप सुनने वालों से ये बोल दीजिए कि हम 5 मिनट में सो जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, यहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, तो हम 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम बहुत सारी बातों के साथ 5 मिनट बाद फिर से आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच आपके पेशेंस। थैंक यू सो मच।